हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी में। देखिए, अभी तक हमने अपने सेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को समझा था कि ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ये सब क्या होते हैं, क्या इनके अंदर रिसेंट अपडेट्स आई है, इनको हमने समझा था। फिर साथ में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कैसे होती हैं ये हमने जाना था। फिर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कुछ समझ रहे थे, लेकिन हमारी वीडियोज़ के अंदर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो आज के सेशन में हम लोग फिर से एसेट्स एंड लायबिलिटी के साथ साथ कुछ और चीज़ें समझेंगे। और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स, क्योंकि हम लोग इसके अंदर मनी क्रिएशन, मनी सप्लाई, इन चीज़ों पे बात करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर भी क्वेश्चंस यहाँ से बने थे। और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है ये, सो ध्यान से समझना। समझने से पहले हम लोग एक बात को डिस्कस कर लेते हैं। अनअकैडमी प्लस आप लोगों के लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप स्कॉलरशिप लेके आया है, जो 13 जून को फ्री ऑफ कॉस्ट होगी 10 AM से लेके 12 PM तक। बिल्कुल फ्री है, आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारा रेफरल कोड रैंक 10 को यूज़ करके। जो टॉपर होंगे 50, उनको गाइडेंस मिलेगी बहुत ही अजीज लोगों से। इन लोगों में कौन कौन होगा? अभिषेक सर्राफ सर, जो AIRR 2019 के हैं। शताब्दी मैम, जो AR80 लिए हुए हैं 2019 में। दुर्गा शक्ति नागपाल मैम IAS हैं। BN रमेश सर IPS ऑफिसर हैं। कृष्णा मोहन सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। विपिन सिंह शर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। राकेश वर्मा सर रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इन सभी ऑफिसर से गाइडेंस मिल सकेगी टॉप 1 to 50 को। साथ में स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके अंदर अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स, स्कॉलरशिप, मैकबुक, आईफोन, iPad, एयरपोर्ट्स, इन फॉर्म्स में आप लोगों को अलग अलग तरीके से प्राइजेस मिलेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइव टेस्ट होगा, सब कुछ लाइव होगा, आप लोगों के रैंकिंग लाइव मिलेंगे। आप लोगों को यूज़ करना है रैंक 10। साथ में कुछ कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं। 2 जून से कुछ कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं 2021-22 और 2023 के लिए। आप लोग एनरोल कर सकते हो। 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, सभी तरीके के अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल कोर्सेज 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। 26 मई से एक हुआ है, एक 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको NCERT का मिल जाएगा। फीस बहुत रीजनेबल है। अनअकैडमी प्लस की अगर आप 36 महीने की यानी 3 साल की कोर्स देखोगे तो सिर्फ 90,000 रुपये का है। और अगर आइकॉनिक खरीदते हो तो 1,53,750 रुपये का आपको ये पड़ेगा, लगभग 1.5 लाख का। और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रैंक 10 रेफरल कोड को यूज़ करते हो तो। ठीक है, हम अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम एसेट और लायबिलिटी को समझ रहे थे। मैंने आपको ये बताया था एसेट क्या होती है, कोई भी वो चीज़ जो कंपनी को प्रॉफिट दे के जाए, जो कंपनी को भविष्य में प्रॉफिट दे, उसे कहेंगे एसेट्स। और लायबिलिटीज क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। कोई भी चीज जो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। तो पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी हो, सभी कंपनी का एसेट और सभी कंपनी का लायबिलिटी हमेशा इक्वल होगा उनकी बैलेंस शीट में। उनकी कंपनी के अकाउंट्स में हमेशा इक्वल होगा एसेट, हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटी के। जिस तरीके से हम एक कंपनी को समझेंगे, उसी तरीके से RBI को भी एक कंपनी के रूप में समझेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि वहां पे एसेट और लायबिलिटी कैसे सेम हुआ और किस तरीके से RBI ने कितने रुपए जनरेट किए इकोनॉमी के अंदर। RBI प्रिंट कितने छाप सकता है, कितने रुपए को छाप सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक कंपनी का मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के सामने। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, या मैं कहूँ एक ऑनर है, एक व्यक्ति है, उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं। उसने 1 करोड़ रुपए कंपनी के अकाउंट में डाल दिए। हमेशा याद रखना, अकाउंट्स के अंदर कंपनी अलग चीज होती है और ऑनर, जो पर्सन उसको चलाएगा, वो अलग, दोनों अलग एंटिटी माने जाते हैं। ऑनर के पास 1 करोड़ रुपए थे, उसने कंपनी के अंदर 1 करोड़ रुपए डाल दिए, यानी कंपनी का अकाउंट बनवाया बैंक में, कंपनी अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डाल दिए। तो देखिए इसमें क्या होगा। ओनर ने 1 करोड़ रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में डाल दिए, बदले में कंपनी ने उसको क्या दिया? ओनरशिप के पेपर्स दिए। ओनरशिप के पेपर्स दिए यानी 100% शेयर का मालिक इस ओनर को बना दिया। तो बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आप देखना, एक तरफ से एसेट कौन? वो चीजें जो कंपनी को प्रॉफिट देके जाएंगी। लायबिलिटी वो जो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी देके जा रही है। तो 1 करोड़ का कैश कंपनी के पास आता है, 1 करोड़ रुपए कंपनी
1 करोड़ रुपए से अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी, मशीन खरीदेगी, बिल्डिंग्स खरीदेगी, ठीक है, लेबर्स खरीदेगी, बहुत सारी चीजें खरीदेगी और कंपनी को आगे बढ़ाएगी। लायबिलिटी क्या है? इस ऑनर को ओनरशिप देनी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 1 करोड़ वर्थ देने का। तो ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये हमने समझा। अब आगे देखो, इसको मैं आपको और तरीके से समझाना चाह रही हूं। अब कंपनी को क्या किया, कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, तो उसने क्या किया, 2 करोड़ रुपए लोन ले लिया बैंक से। अब कंपनी को मिल गए 2 करोड़ रुपए बैंक से, और बदले में कंपनी ने क्या दिया, उसको लोन के पेपर साइन करके दे दिए कि हाँ मैं आपको ये 2 करोड़ रुपए पे कर दूंगा बाद में। तो अब कैसे एसेट और लायबिलिटी के साइड चेंजेस आएंगे देखना। 1 करोड़ रुपए कैश, जो प्रीवियस केस के ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट बना दिया था, लायबिलिटी साइड 1 करोड़ का। एसेट में क्या आ गया, 1 करोड़ जो ओनर ने डाले थे 1 करोड़ कंपनी के अकाउंट में, और साथ में 2 करोड़ कैश आ गया। ये कौन सा कैश है? जो लोन से मिला है, बैंक से मिला है। इस कैश से भी कंपनी मशीन बिल्डिंग्स खरीदेगी और कंपनी को आगे इनहेंस करेगी। लायबिलिटी साइड देखो क्या हुआ, अब कंपनी को एक तो 2 करोड़ रुपए वापस करने हैं और 1 करोड़ रुपए ओनर के वापस करने हैं। समझ रहे हो, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है ना कि 1 करोड़ की मुझे ओनरशिप देनी है ओनर को, और 2 करोड़ के लोन पेपर मेरे पास है, यानी कि 2 करोड़ रुपए मुझे बैंक को लौटाने हैं। यानी एसेट भी 3 करोड़ हो गया और लायबिलिटी भी 3 करोड़ हो गई। दोनों अभी भी मैच कर रहे हैं। आगे देखो, अब कंपनी और फंड चाहती है। कंपनी ने क्या किया, मार्केट में अपने बॉन्ड जारी कर दिए। कंपनी ने अपने मार्केट में बॉन्ड जारी कर दिए, 1 लाख बॉन्ड जारी कर दिए, और हर बॉन्ड की कीमत 100 रुपए है, यानी कि 1 करोड़ रुपया अब कंपनी मार्केट से चाह रही है कुछ इंटरेस्ट रेट पे। अब देखो एसेट कितना हो गया, अब ये 1 करोड़ रुपए भी कैश में कंपनी के पास आ जाएंगे, तो ये भी उसके एसेट में इंक्लूड हो गया। अब एसेट कितना हो गया, 1 करोड़ कैश जो ओनर ने दिया था, 2 करोड़ जो लोन में लिया था, 1 करोड़ जो रिटेल मार्केट से बॉन्ड के जरिए लिया है। लायबिलिटी क्या हो गई, ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट जो 1 करोड़ का, कि मुझे मालिक को वापस करने हैं 1 करोड़, मुझे 2 करोड़ बैंक को वापस करने हैं, कंपनी कह रही है ये बात, और बॉन्ड्स जो लोगों के 1 करोड़ लिए हैं वो भी लौटाने हैं विद इंटरेस्ट। तो ये लायबिलिटी जो है उसकी 4 करोड़ की, और यहाँ इसका एसेट भी क्या हो गया, 4 करोड़ का। अभी देख रहे हो, अब भी एसेट और लायबिलिटी मैच कर रहा है। अब आगे देखो क्या हुआ, कंपनी के पास जो कैश था टोटल 4 करोड़, उसने उससे बिल्डिंग खरीद ली, एक सेकंड बिल्डिंग खरीद ली 2 करोड़ की, और एक मशीन खरीद ली 1 करोड़ की। यानी अब उसके पास एसेट वही 4 करोड़ का और उसकी सेम लायबिलिटी है, बस उसने इसका रूप बदल दिया। अब आगे देखो, ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, मार्केट में इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। जो बॉन्ड्स या मैं कहूं जो शेयर्स इसके 100 रुपए के थे, वो अब हर शेयर 200 रुपए का हो गया। इसके कितने थे, 1 लाख शेयर थे, 1 लाख बॉन्ड थे ऐसा समझो, और वो पहले 100 रुपए के थे, यानी 1 करोड़ रुपए का कैश आया, लेकिन अब उनकी कीमत 200 रुपए हो गई, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, कंपनी की गुडविल बढ़ रही है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो 2 करोड़ रुपए अब कंपनी के हाथ में, कंपनी की वैल्यूएशन हो गई। कहने का मतलब क्या है, आज के दिन अगर इस कंपनी को बेचा जाए, जो कंपनी 1 करोड़ में शुरू की थी वो कंपनी 2 करोड़ की बिकेगी। यानी कि 1 करोड़ कंपनी को फायदा दिख रहा है अपने बॉन्ड्स में। 1 लाख शेयर 200 रुपए के हो गए हैं, 100 रुपए प्रति शेयर अब उसको फायदा हो रहा है, यानी 1 करोड़ का यहां से भी कैश आ जाता है कंपनी के पास, उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। बिल्डिंग खरीद ली थी 1 करोड़ की, सेकंड बिल्डिंग 2 करोड़ की, मशीन 1 करोड़ की, और ये कैश जो प्रॉफिट में वैल्यूएशन से आया वो 1 करोड़, टोटल 5 करोड़ कंपनी का एसेट हो गया। इधर लायबिलिटी देखो कैसे बढ़ेगी, 1 लाख शेयर थे, 200 रुपए के हो गए थे 2 करोड़, लोन के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं 2 करोड़ के जो बैंक को वापस करने हैं, और बॉन्ड के डॉक्यूमेंट्स 1 करोड़ के जो लोगों को वापस करने हैं। लायबिलिटी भी 5 करोड़ की। जो शेयर होल्डर था, जो ओनर था, उसके शेयर 1 करोड़ के थे ना पहले, अब उसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ हो गई, क्योंकि अब जो कीमत है वो बढ़ गई। तो इस तरीके से 2 करोड़ तो ओनर को वापस करने हैं, लोन के डॉक्यूमेंट 2 करोड़ के हैं, बॉन्ड के डॉक्यूमेंट 1 करोड़ के हैं, टोटल 5 करोड़ अब यहाँ पे लायबिलिटी। कहने का मतलब क्या है, कंपनी के पास हमेशा जितना एसेट होगा उतनी ही लायबिलिटी होगी। वो उसके बाद वो लायबिलिटी की बाद में सोचता है, पहले कोई कंपनी एसेट की सोचती है। जितना एसेट होगा उतनी ही उसकी लायबिलिटी होनी चाहिए। अब यही चीज हम आरबीआई में अप्लाई करते हैं। आपको पता है आरबीआई एक्ट
1934 के अकॉर्डिंग आरबीआई 2 रुपए से लेके 2000 रुपए का नोट, मैंने क्या कहा, 2 से लेके 2000 रुपए का नोट आरबीआई प्रिंट करता है। और इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 के अकॉर्डिंग, ये पहले अमेंड होके 2011 हुआ है, 1 रुपए का नोट व सभी सिक्के, ऑल कॉइन्स, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। आरबीआई गवर्नमेंट का सिर्फ एक एजेंट है, ठीक है, ये याद रखना, आरबीआई गवर्नमेंट का सिर्फ एक एजेंट है, गवर्नमेंट की एक कंपनी है, इसको ऐसा समझना। और क्योंकि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, मैंने क्या कहा, आरबीआई गवर्नमेंट का एक एजेंट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, इस वजह से क्या होगा, अब आरबीआई गवर्नमेंट से वो सारे रुपए ले लेगा जो 1 रुपए का कॉइन छापा है, ठीक है, जो 1 रुपए का नोट छापा है भारत सरकार ने, या वो सभी सिक्के, सभी कॉइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिंट किया है। अब आरबीआई क्योंकि गवर्नमेंट का एजेंट है, इसलिए आरबीआई सर्कुलेट करेगा मनी को, सर्कुलेशन का काम है मनी का। सर्कुलेशन क्या होता है, आरबीआई इस पैसे को बैंक्स को देगा, बैंक्स उस पैसे को पब्लिक में पहुंचाएगी। आरबीआई ने सर्कुलेट किया, चाहे वो 1 रुपए का नोट हो, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, कोई भी सिक्का हो और 1 रुपए का नोट हो, सर्कुलेशन का काम आरबीआई का होगा, प्रिंटिंग का काम गवर्नमेंट का है। 2 से 2000 रुपए का जो नोट है उसका प्रिंटिंग का काम भी आरबीआई का है और सर्कुलेशन का काम भी आरबीआई का है। आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट से ये 1-1 रुपए के नोट और सभी सिक्के, 1-1 रुपए के नोट और सभी सिक्के ले लेती है आरबीआई, क्योंकि उन्हें आगे सर्कुलेट करना है। और जितना रुपया गवर्नमेंट से लिया है उतना रुपया गवर्नमेंट को वापस कर देती है इस डिनोमिनेशन में, 2 से 2000 के नोटों में। जैसे मान लो 100 रुपए के सिक्के, 100 रुपए के सिक्के अगर आरबीआई ने भारत सरकार से लिए हैं तो बदले में 100 का नोट आरबीआई भारत सरकार को दे देगी। समझना इस चीज को इस बैलेंस शीट से। गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉइन्स और 1 रुपये नोट आरबीआई को दिया। आरबीआई ने बदले में, मान लो ये 1 लाख रुपए दिए हैं, तो बदले में 2 और 2000 के नोटों की डिनोमिनेशन में 1 लाख रुपए आरबीआई वापस गवर्नमेंट को दे देता है। कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास ये एसेट के तौर पे कॉइन्स और 1 रुपये नोट आ गया। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए के ये आ गए, समझ लो 1 करोड़ रुपए के भारत सरकार से कॉइन्स और नोट ले लिए, बदले में उतना ही पैसा 2 और 2000 रुपए नोट की डिनोमिनेशन में भारत सरकार को देना पड़ेगा। यानी अब आरबीआई क्या प्रॉमिस कर रही है गवर्नमेंट से, आप देखोगे नोट के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। प्रॉमिस कर रहा है आरबीआई, जो करेंसी होती है वो एक प्रॉमिसरी नोट होता है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही है, 2 से 2000 के नोटों का बंडल गवर्नमेंट को दिया और प्रॉमिस कर रही है कि 1 करोड़ रुपए ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इतने की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। ये लायबिलिटी साइड आरबीआई के आ गया। फिर क्या किया आरबीआई ने, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंट करवा ली, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख ली। गवर्नमेंट क्या कह रही है, मुझे उधार चाहिए, मुझे प्रिंट करके दो पैसा। आरबीआई क्या कहेगी, मुझे कागज दे दो। जैसे ये बिल्कुल वही सेम केस है जैसे यहाँ पे उस कंपनी वाले ने क्या किया था, लोन लिया था ना बैंक से। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आरबीआई से पैसा मांग रही है, तो आरबीआई बदले में क्या कहेगा, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, यानी कि मुझे पीस ऑफ पेपर पे साइन करके दे दो कि आप मेरे ये पैसे लौटाओगे। ठीक है, आप मेरे ये पैसे लौटाओगे। ये सेम काम यहाँ पे हो रहा है। तो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली 1 करोड़ रुपए की, और बदले में 2 से 2000 रुपए की डिनोमिनेशन में 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। ये भी लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि ये सारी करेंसी आरबीआई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना रुपया छपता जाएगा उतना रुपया की वैल्यू मार्केट के अंदर जनरेट करनी है। फिर आरबीआई ने क्या किया, फॉरेन कंट्री के जैसे अमेरिका के, जापान के बॉन्ड्स खरीद लिए, क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कमा सकता है ना आरबीआई, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट कमा रहा है आरबीआई।
तो ये बॉन्ड्स के ऊपर भी इंटरेस्ट कमा रहा है, तो ये एसेट साइड आ गया। मान लो 1 करोड़ के बॉन्ड खरीद लिए, यानी बदले में इतनी ही करेंसी और प्रिंट करके मार्केट में उतार देगा, क्योंकि एसेट बराबर लायबिलिटी करना है। फिर आरबीआई ने क्या किया, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन खरीद लिए 1 करोड़ रुपए के, और बदले में, क्योंकि ये एसेट है, फायदा होगा ना गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन से, कल को इसके प्राइस बढ़ते हैं, और बदले में इतने ही रुपए 1 करोड़ 2 से 2000 की डिनोमिनेशन में मार्केट में निकाल दिए। तो आप देखोगे इधर एसेट भी भारत आरबीआई का 4 करोड़ का और लायबिलिटी भी 4 करोड़ की, यानी जितनी जितनी एसेट क्रिएट होती रहेगी, जितनी जितनी एसेट क्रिएट होती रहेगी आरबीआई में, उतना उतना पैसा प्रिंट होके मार्केट में आता रहेगा। ये जितना रुपया सारा प्रिंट किया आरबीआई ने, इसको हम क्या कहेंगे, एम नोट, या हम कहेंगे मॉनेटरी बेस, या आप इसको कहते हो हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, या आप क्या कहते हो इसको, रिजर्व मनी, या आप इसको कह सकते हो मॉनेटरी बेस। तो एसेट साइड क्या क्या होता है आरबीआई के, इसको देखना। कॉइन और करेंसी 1-1 रुपए के नोट वाली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भारत सरकार की, बॉन्ड्स फॉरेन कंट्री के, गोल्ड कॉइन और गोल्ड बुलियन। कम से कम इतना गोल्ड, 200 करोड़ के गोल्ड कॉइन और 115 करोड़ के गोल्ड बिलियन, ये आरबीआई के पास हर वक्त होना ही चाहिए। इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, के कम से कम इतना रिजर्व आरबीआई के पास बैकएंड में हर वक्त होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए। तो ये एसेट और लायबिलिटी इस तरीके से बनता है। अब मान लो भारत सरकार ये कह दे कि मुझे आरबीआई, मुझे आप, अभी इलेक्शन का समय आ गया और मुझे 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे प्रिंट करके दो, तो आरबीआई क्या कहेगा, मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, तो मुझे बदले में एसेट दो। आप मुझे या तो कैश मैनेजमेंट बिल दो, या मुझे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, या मुझे ट्रेजरी बिल दो, मुझे कुछ पीस ऑफ पेपर दो जो मेरा एसेट का काम करेगा, जिसपे मैं आपसे इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो अगर 5 करोड़ रुपए और छपते हैं तो यहाँ पे 5 करोड़ रुपए की और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगी, एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर रहेगी। तो मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी या एम नोट किसे कहते हैं, जो आरबीआई की टोटल लायबिलिटी है। लेमन लैंग्वेज में मैं ये कह सकती हूँ, आरबीआई टोटल जितना रुपया प्रिंट करता है वो आरबीआई की लायबिलिटी है, और उसे ही एम नोट कहते हैं। ये तो मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश की। अब एग्जाम में ऑप्शंस के अंदर बनता है कि हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी क्या होता है, तो उसको देखना क्या होता है। रुपीज हेल्ड बाय नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, आरबीआई के अलावा जिन जिन लोगों के पास रुपई है, पब्लिक के पास, देखो कैसे पब्लिक के पास, कैसे, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पैसा आया है, या मैं कहूँ भारत आरबीआई ने जो फॉरेन के बॉन्ड खरीदे हैं, उसके बदले मार्केट में 1 करोड़ रुपए निकाल दिए ना, ये कहाँ जाएंगे, लोगों की जेब में तो जाएंगे। तो जो लोगों के पास पैसा है, जो बैंक्स के पास पैसा है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास पैसा है, या जो गवर्नमेंट के पास पैसा है, ये सारा वो रुपया है जो नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन के पास है। फिर इसमें ऐड कर दो अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। आरबीआई के अंदर जो डिपॉजिट है, लोगों के, गवर्नमेंट के और बैंक्स के भी तो डिपॉजिट होते हैं ना, सीआरआर की फॉर्म में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में बैंक्स के डिपॉजिट होते हैं, गवर्नमेंट का अकाउंट बना होता है। पब्लिक का आरबीआई में कैसे अकाउंट हो सकता है, जैसे आपने देखा था ना, अभी ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए आरबीआई के अंदर क्या छूट दे दी थी कि आप इस डेट के बाद आरबीआई के अंदर अपना रुपया जमा कराओगे। तो पब्लिक का भी जो अमाउंट आरबीआई में जमा होता है वो हाई पावर्ड मनी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। वॉल्ट कैश इन बैंक, बैंक अपने डे टू डे खर्चे के लिए जितना पैसा अपने वॉल्ट कैश में रखता है, वॉल्ट कैश क्या होता है भाई, जो डे टू डे खर्चे के लिए बैंक अपने पास एक रिजर्व रखता है, जिसमें उसकी मेंटेनेंस आ गई, जिसमें उसके स्टाफ का खर्चा आ गया, जिसमें उसके बिजली का बिल आ गया, जिसमें उसकी साफ सफाई का खर्चा आ गया। तो जो डे टू डे दिनचर्या में वो खर्चा करता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक अपने पास रिजर्व रखता है, जिसको वॉल्ट कैश कहते हैं। अब ये पैसा कहाँ से आया, आरबीआई ने ही तो प्रिंट करके दिया है, आरबीआई की ही तो लायबिलिटी है। तो इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको एम नोट यानी कि हाई पावर्ड मनी मिल जाएगा। मान लो आपको एग्जाम के प्रेशर में
फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ये याद नहीं रहता है, तो क्या होगा? आपको सिर्फ ये देखना है जो भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है, जो भी आरबीआई की लायबिलिटी बनती है, वो सारी एम नोट हाई पावर्ड मनी के अंदर आएगा। अगर वो आरबीआई की लायबिलिटी बनती है तो वो आरबीआई के अंडर यानी एम नोट के अंडर आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रख लेना। प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके से आपको ऑप्शन की स्टेटमेंट्स मिलेंगी, आपको पहचानना होगा कौन इसके अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। अब हम बाकी चीजें देखते हैं कि इस एम नोट पे कोविड के दौरान क्या इंपैक्ट पड़ा, इस एम नोट पे एक्सचेंज रेट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसको देखो। 2018 में देखिए क्या होता है। अब देखो क्या चल रहा था 2016 में, 2017 में अपना जो रुपया है ना डॉलर के कंपेयर में, जो रुपया है डॉलर के कंपेयर में 64, 65 ऐसे चल रहा था। ठीक है, 66 हो गया। लेकिन जैसे ही 2018 आया हमारा रुपया 74 रुपीज हो गया $1 के बराबर में। मतलब जो पहले $1 बराबर 64 था वो अब $1 बराबर 66 हो गया। मतलब अपना जो 74 हो गया मींस अपना रुपया जो है वो वीक हो रहा है, हमारा रुपया वीक हो रहा है और इनका जो डॉलर है वो स्ट्रोंग हो रहा है। अगर किसी भी एस्पिरेंट को ये दिक्कत हो रही है वीक या स्ट्रोंग समझने में, ऐसा समझे $1 40 रुपए के बराबर है और $1 60 रुपए के बराबर है। ए और बी दो कंडीशन है। आप बताइए रुपया स्ट्रोंग कहाँ है? रुपया स्ट्रोंग है यहाँ पे और रुपया वीक है यहाँ पे। रुपीज स्ट्रोंग है यहाँ पे, रुपी वीक है यहाँ पे। कैसे? पहले जिस $1 में केवल 40 रुपए का सामान आ रहा था, इनका भी एक कागज है $1 और हमारे इस एक कागज में पहले 40 रुपए ही जा रहे थे केवल, लेकिन अब इनके $1 में भारत के 60 रुपए का सामान आ जाएगा। मतलब हमारा जो करेंसी है वो वीक हो रहा है। हमें इनके डॉलर की तुलना बराबरी करने में 20 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़े। अब पहले केवल 40 रुपए, हमारा 40 रुपए ही डॉलर की तुलना कर लेता था, बराबरी कर लेता था, लेकिन अब हमें 20 रुपए एक्स्ट्रा लगाने लगे पड़े, यानी कि हमारा रुपी जो है वो वीक हो रहा है। इस तरीके से समझना। अब देखो रुपी वीक हो रहा था। जब कभी भी रुपी वीक होता है, जब कभी भी रुपी वीक होता है किसी भी फॉरेन करेंसी में, यानी इसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वीक होना क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। इसी के ही सिमिलर एक डिवैल्यूएशन टर्म होती है, वो अलग होती है, वो मैं जब आपको एक्सचेंज रेट समझाऊंगी तब बताऊंगी। मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी आपको हिंट दे रही हूँ। जब कभी भी रुपी डेप्रिशिएट होता है तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाते हैं। इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इसको समझना। मान लो भारत 1 लीटर ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था। भारत 1 लीटर ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था और 1 लीटर ऑयल की वैल्यू है $1 के बराबर। ठीक है। केस 1 जब $1 40 रुपीज के बराबर है। केस 2 जब 1 लीटर ऑयल 60 रुपीज के बराबर है, यानी कि $1 60 रुपीज के बराबर है। केस 1 में आपको 1 लीटर ऑयल इंपोर्ट करने में अपने देश का केवल 40 रुपया खर्च करना पड़ा और केस 2 में आपको वही 1 लीटर तेल खरीदने के लिए अपने देश का 60 रुपया खर्च करना पड़ा, क्योंकि आपको पेमेंट डॉलर में करनी है। मतलब हमारे इंपोर्ट्स जो है वो महंगे हो रहे हैं। वो सब सामान जिसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ती है, अब उसके बदले में हमें ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है, यानी हमारे इंपोर्ट्स जो है वो महंगे हो रहे हैं। तो जब हमारी करेंसी 2018 में एकदम से 74 रुपीज़ के बराबर हो गई तो हमारे इंपोर्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब भारत के अंदर क्या सिस्टम है? एक्सचेंज रेट को मार्केट के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन जब ये मार्केट यानी डिमांड एंड सप्लाई पे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, और रुपये की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये महंगा हो जाएगा, यानी रुपये स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा बिगड़ जाते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो बीच में आरबीआई इंटरफेयर करता है। आरबीआई इंटरफेयर करता है। कैसे इंटरफेयर करेगा आरबीआई? देखो, $1 60 रुपये से लेके $1 74 रुपीज़ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? डॉलर महंगा होता जा रहा है।
और हमारा रुपया सस्ता होता जा रहा है ना, यानी हमारा रुपया वीक होता जा रहा है, उनका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कॉस्टली होता जा रहा है। तो अब किसी की भी अगर डिमांड बढ़ानी हो, या मैं कहूं किसी को भी सस्ता करना हो, किसी को भी सस्ता करना हो, किसी को भी चीप करना हो, तो उसकी सप्लाई जो है, उसकी सप्लाई जो है वो आप क्या कर देंगे, हमने पढ़ा था ना, डिमांड जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा महंगा होता रहेगा, वो उतना ज़्यादा महंगा होता रहेगा, ठीक है। और सप्लाई जितनी ज़्यादा वो उतना ज़्यादा चीप होता रहेगा, वो उतना ज़्यादा चीप होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर्स जो हैं वो खरीद लिए, आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर्स खरीद लिए, ठीक है, और अपने रिजर्व को रेज कर दिया। अब क्योंकि हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा था, यानी हमारा रुपी जो है वो वीक हो रहा था, आरबीआई ने बहुत सारे डॉलर्स खरीद लिए इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, यानी कि अब बहुत सारे डॉलर खरीद लिए। तो इससे क्या हुआ, आरबीआई की एसेट साइड में करेंसी जो है, करेंसी आ गई, बहुत सारी फॉरेन करेंसी आ गई, मैं कहूँ आरबीआई की एसेट साइड में फॉरेन करेंसी आ गई, तो इतनी ही लायबिलिटी भी आरबीआई जनरेट करेगा, लायबिलिटी भी उतनी जनरेट करनी पड़ेगी। आरबीआई लायबिलिटी को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब वो और ज़्यादा मनी प्रिंट कर रहा है, वो और ज़्यादा मनी प्रिंट कर रहा है। अब ज़्यादा मनी प्रिंट कर रहा है, इससे क्या होगा, जो एम नोट है वो हमारा बढ़ जाएगा, यानी हमारा मॉनेटरी बेस जो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी लगभग 2019-20 के आसपास जो हमारा एम नोट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि आरबीआई ने डॉलर्स खरीद लिए थे, ठीक है। डॉलर्स क्यों खरीद रहा है आरबीआई, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लानी है। अगर आरबीआई के पास डॉलर्स होंगे तो वो इन डॉलर्स को यूज़ करके एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, कि एक्सचेंज रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो आगे हमें क्या समझना है, आगे हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं। दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, एक को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक को कहते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट दो तरीके के होंगे, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट भी दो तरीके के होंगे, एक होगा फिक्स डिपॉजिट और एक होगा रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आप आरडी कहते हो। समझते हैं ये सब क्या होते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा डिपॉजिट जैसे ही आपने डिमांड की, जैसे ही आपने डिमांड की आपको उसी वक्त रुपया मिल गया। जैसे मान लो आपका अकाउंट है बैंक में, आपने बैंक में क्या किया, आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, आपने डेबिट कार्ड का यूज़ किया, आपने इन कार्ड्स का यूज़ किया और इन कार्ड्स को यूज़ करके उसी वक्त अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, यानी आपको रुपये मिल गया। ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए आपने आपके बैंक में एफडी कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट, तो वहाँ पे आप ऐसा थोड़ी ना कि उसी वक्त रुपए ले लोगे, एक टाइम लिमिट में बंध गए ना आप कि इतने साल के बाद ही आपको रुपया मिलेगा, उसे क्या कहते हैं हम, टाइम डिपॉजिट। समझते हैं दोनों में और क्या फ़र्क है। डिमांड डिपॉजिट को किसी भी वक्त ले लिया जा सकता है, लेकिन टाइम डिपॉजिट को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा बैंक को कि हमको इस दिन पैसा चाहिए। यहाँ पे आपको कोई एडवांस नोटिस नहीं देना, यहाँ पे आपको एडवांस नोटिस देना है। यहाँ पे मैच्योरिटी की कोई फिक्स टर्म नहीं होती, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड होता है कि इस इतने साल के बाद, 2 साल का टाइम डिपॉजिट है, 3 साल का है, 10 महीने का है, तो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड होता है। बैंक चेक इशू कर सकता है डिमांड डिपॉजिट देने के लिए, चेकबुक आती है, लेकिन टाइम डिपॉजिट के लिए कोई चेक इशू नहीं होगा, क्योंकि टाइम डिपॉजिट है, रुपया पहले तो निकलेगा नहीं, तो चेक की जरूरत नहीं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में क्योंकि चेक इशू होता है, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को चेकेबल डिपॉजिट भी कहते हैं, और इसको नॉन चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं क्योंकि टाइम डिपॉजिट में चेक नहीं आता है। इसको हम टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, टाइम डिपॉजिट को टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये डिमांड डिपॉजिट को पूरा कर रहे हैं। आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, ये सब डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। हमने देखा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट के टाइप है,
और फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट के टाइप हैं। अब समझते हैं कि ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी में क्या फर्क है, इसको देखो। करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है। करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, बैंक को आप जितना भी रुपया डिमांड कर रहे हो, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, ये ना मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बता दूं पहले, ये बिजनेस वालों का खुलता है। करंट का मतलब करंट बना रहेगा, धारा प्रवाह, आवाजाही रुपए की बनी रहेगी। बिजनेस लोगों को ट्रांजैक्शंस की बहुत हाई अमाउंट में ट्रांजैक्शंस जो है वो एक से इधर से उधर करने पड़ते हैं। इस वजह से क्या होगा, जो बिजनेस वाले हैं वो करंट अकाउंट बनाते हैं। सेविंग अकाउंट कौन बनाता है, सेविंग अकाउंट बनाते हैं हम जैसे लोग जो बिजनेसमैन नहीं है। आरडी भी हम जैसे लोग बना सकते हैं और एफडी भी कोई भी बना सकता है। और भी बहुत सारे टाइप्स के अकाउंट होते हैं बैंक में, जैसे एफसीएनआर अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इनको भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ आपको ये एसेट और लायबिलिटी का कंसेप्ट समझ आया, एम नोट क्या होता है वो समझ आया, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व पावर मनी एक्सचेंज रेट से कैसे इम्पैक्ट होती है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जितना ज़्यादा आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी आएगा, जितना आरबीआई फॉरेन करेंसी को परचेज करेगा, उसका एसेट साइड बढ़ता रहेगा, तो मतलब लायबिलिटी भी इक्वल करनी है, तो वो उतना ही ज़्यादा रुपया प्रिंट करता रहेगा, यानी हमारा एम नोट बढ़ता रहेगा। मैं कहूँ जब जब आरबीआई फॉरेन करेंसी को परचेज करेगा तब तक उसका एम नोट जो है वो बढ़ेगा। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इन रिलेशन के बेस पे ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। ये एक रिकॉर्डेड सेशन था, किसी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा लगभग 5 से 7 दिनों के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के सेशंस जो है वो रिकॉर्ड करके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।